Hi guys, I'm Dr. Sandeep Tiwari and I welcome you to my YouTube channel. Guys, in today's video, I am going to discuss with you a short story that is written by O. Henry. And the title of this story is The Gift of Magi. बहुत प्यारी सी एक लव स्टोरी है या एक रोमांटिक स्टोरी है और आप देखेंगे एक बार में ही आपको क्लियर हो जाएगा। सो आप बिल्कुल फोकस करते हुए बिल्कुल अटेंशन के साथ इस स्टोरी को देखिएगा। सिंगल टाइम में आपको एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। तो चलिए देखते हैं। ओ हेनरीज रियल नेम इज विलियम सिडनी पोर्टर। ओ हेनरी का रियल नेम क्या है? विलियम सिडनी पोर्टर। ही वॉज बोर्न इन सितंबर 1862 एंड डाइड इन जून 1910। जन्म कब होता है? 1862 सितंबर में, और इसकी डेथ कब होती है? जून 1910 में। पोर्टर began using the name O. Henry to sell his stories because he was actually serving a prison and felt that no one would buy his stories if they knew who he was. पोर्टर ने, विलियम सिडनी पोर्टर ने ओ हेनरी का नाम किस लिए यूज किया? ताकि वो अपनी स्टोरीज को सेल्स करके बेच सके। क्यों ऐसा किया उसने? क्योंकि वो एक कैदी रह चुका है, जेल की सज़ा काट चुका है। तो वो ये जानता था कि अगर किसी को पता चल गया कि मैं एक कैदी हूँ या जेल में रह के आया हूँ तो कोई मेरी स्टोरीज को नहीं पढ़ेगा, नहीं खरीदेगा। दैट्स वाई उसने अपना नाम चेंज कर लिया और ओ हेनरी के नाम से स्टोरीज लिखना स्टार्ट कर दिया। ही वर्कड एज अ फार्मासिस्ट इन नॉर्थ कैरोलिना, showed good talent as an architect, a singer and a musician, and spent 6 months as a fugitive in Honduras, where he coined the term banana republic. उसने एक फार्मासिस्ट के रूप में भी काम किया। कहाँ? नॉर्थ कैरोलिना में। और अच्छा टैलेंट दिखाया उसने अपने एक आर्किटेक्ट के रूप में। उसने सिंगर के रूप में भी अच्छा वर्क किया, म्यूजिशियन का भी अच्छा काम किया, और 6 मंथ जो है वो फिगिटिव इन हॉन्डर्स में वर्क किया। और वहीं पे उसने एक टर्म बनाना रिपब्लिक को भी क्या किया? कॉइन किया या लेकर के आया। हिज स्टोरीज आर फेमस फॉर देयर ह्यूमैनिटी, ह्यूमर, कंपैशन एंड आयरनी। उसकी जो स्टोरीज हैं वो किस लिए फेमस हैं? उसकी ह्यूमैनिटी, मानवतावादी चीज़ें देखने को मिलती है उसकी स्टोरी में, ह्यूमर देखने को मिलता है, कंपैशन देखने को मिलता है, आयरनी देखने को मिलती है। मेनी अ टाइम द स्टोरी हैज़ एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट इन द एंड। और इसकी स्टोरीज़ में कई बार हम देखते हैं कि उसकी स्टोरीज़ अनएक्सपेक्टेड मतलब असंभावी रूप से या अप्रत्याशित रूप से ट्विस्ट हो जाती है या चेंज हो जाती है एट द एंड में। मतलब स्टोरी की समाप्ति आने से पहले ही उसकी स्टोरी जो है एक अजीब से रूप से या ऐसा जैसा कोई सोच भी नहीं सकता कि इसकी ऐसी एंडिंग होगी, वैसे एंड हो जाती है। हेनरी had great sympathy and understanding for the life of city people in the lower society. वो लोअर सोसाइटी के जो सिटी पीपल थे या सिटी पीपल या जो शहरों में रहने वाले लोग थे लोअर सोसाइटी के, उनके लिए बहुत सिंपैथी रखता था। He had spent much of his life with them. उसने अपने बहुत सारी ज़िंदगी उनके साथ बिताई या ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा उनके साथ बिताया। His stories are a good mixture of humor and pathos. जिसकी स्टोरीज में एक हमें अच्छा मिक्सचर देखने को मिल जाता है। किसका? ह्यूमर और पैथोज। मतलब ह्यूमर और पैथोज उसकी स्टोरीज में थोड़ा
मिक्सिंग रूप में हमें अच्छे से देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज हैव सरप्राइज एंडिंग, और मोस्टली उसकी जो स्टोरीज हैं वो एंड में सरप्राइजिंग होती हैं, मतलब लोग पढ़ते पढ़ते सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि ये कैसी एंडिंग हो गई। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द पियोनियर्स ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी राइटर्स। मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी राइटर्स जितने भी हुए उनका वो मार्गदर्शक के रूप में या अग्रदूत के रूप में उसको सम्मान दिया जाता है या माना जाता है। आगे देखिए, गिफ्ट ऑफ द मेजाई इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय द नोटेड अमेरिकन ऑथर ओ हेनरी। तो सीधी सी बात है, अमेरिकन राइटर है ओ हेनरी, उसके द्वारा शॉर्ट स्टोरी है ये गिफ्ट ऑफ मेजाई, अभी पहले बता दिया था मैंने। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म इन द ओ हेनरीज एंथोलॉजी द 4 मिलियन इन अप्रैल 1906। ये जो स्टोरी है ये बुक फॉर्म में फर्स्ट टाइम में कब पब्लिश्ड हुई थी? अप्रैल 1906 में। और किस में पब्लिश्ड हुई थी? ओ हेनरी का एक एंथोलॉजी था, एक कलेक्शन था, एक संग्रह था जिसका नाम था द 4 मिलियन। 4 मिलियन कलेक्शन में इसकी ये स्टोरी पब्लिश हुई थी। द स्टोरी इज़ नोन वर्ल्ड वाइड एंड न्यूमरस वर्जन ऑफ इट हैव बीन क्रिएटेड। स्टोरी वर्ल्ड फेमस है, पूरे संसार में जानी गई, या संसार में लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। और साथ ही साथ इस स्टोरी के बहुत सारे वर्जन्स आए, मतलब बहुत सारे वर्जन इसके निकाले गए। वर्जन जानते हो कि अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग देश में इसको प्रेजेंट किया गया। द स्टोरी टेल्स ऑफ अ यंग हस्बैंड एंड वाइफ एंड हाउ दे डील विद चैलेंज ऑफ बाइंग सीक्रेट क्रिसमस गिफ्ट फॉर ईच अदर। ये स्टोरी किसके बारे में है? एक यंग हस्बैंड और वाइफ के। जैसा मैंने पहले बताया था, एक रोमांटिक, एक लव स्टोरी टाइप की है, तो एक हस्बैंड एक वाइफ के बीच में जो प्रेम है उस प्रेम को दर्शाने के लिए ये स्टोरी बिल्कुल उपयुक्त है। और इसमें ये बताया गया है कि कैसे ये दोनों हस्बैंड और वाइफ सीक्रेटली, छुपा करके एक दूसरे के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदते हैं, और उस गिफ्ट को खरीदने के लिए वो लोग कैसे कैसे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए आगे, एज अ सेंटिमेंटल स्टोरी with a moral lesson about gift giving, it has been popular for adoption, especially for presentation। एक सेंटिमेंटल स्टोरी है, मतलब एक भावनात्मक स्टोरी है, भावना देखने को मिलेगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम की जो भावना है वो देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें एक मोरल लेसन है ऑफ गिफ्ट गिविंग, कि एक दूसरे को उपहार देने का एक मोरल लेसन भी है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट की वजह से और एक मोरल लेसन की वजह से ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अपनाई गई और लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद भी की गई। आगे देखते हैं, द प्लॉट एंड इट्स ट्विस्ट एंडिंग आर वेल नोन एंड द एंडिंग इज जनरली कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमिक आयरनी। इसकी जो प्लॉट है या इसकी जो स्टोरी है और इसकी जो ट्विस्टिंग एंड है या ट्विस्टेड एंड है, चेंज जो एंड है, ये बहुत ज़्यादा ही अपनाई गई या बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा एक्सेप्ट की गई या बहुत ज़्यादा पसंद की गई। और ये भी बताया दिया गया कि ये जो एंड होता है ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कॉमिक आयरनी का, मतलब एक व्यंग्यात्मक या एक ह्यूमरस रोल भी अदा करता है इसका एंड। तो इसके एंड जो है, इसकी एंडिंग थोड़ी सी ह्यूमरस है, थोड़ी सी आयरनिक है। द स्टोरी ऑफ द गिफ्ट ऑफ द मेजाई डेफ्टली डिस्प्लेज पावरफुल थीम ऑफ लव, सेक्रीफाइस एंड कंसेप्ट ऑफ ट्रू वैल्यू एंड वर्थ। ये जो स्टोरी है गिफ्ट ऑफ मेजाई डेफ्टली डिस्प्ले, मेनली किस चीज़ को डिस्प्ले करती है? पावरफुल थीम ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस, एक प्रेम की, एक त्याग की, और साथ ही साथ ट्रू वैल्यू और ट्रू वर्थ के बारे में भी हमें बताती है। मतलब कैसे एक दूसरे के बीच में प्रेम होना चाहिए, कैसे एक दूसरे के प्रति हम सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं, कैसे त्याग कर सकते हैं, और कैसे हम एक दूसरे की वैल्यू कर सकते हैं, इसके बारे में हमें ये स्टोरी बताती है। दिस हैज़ हेल्प्ड मेक इट द टाइमलेस क्लासिक इट हैज़ कम टू बी। और यही जो चीज़ें हैं या यही जो
इसकी जो थीम है लव, सेक्रीफाइस और ट्रू वैल्यू वाली, यही इसको टाइमलेस बनाती है, मतलब हर टाइम ये फेवरेट स्टोरी बनी रहती है। आगे देखते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन अभी तक हमने देखा, अब हम इसकी स्टोरीज को जल्दी जल्दी से रिवाइज करते हैं या जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है ये स्टोरी। द स्टोरी बिगिंस ऑन क्रिसमस इवनिंग with Della lamenting the fact that she is only saved $1.87 despite month of pinching pennies and at the grocer, butcher and vegetable man। जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो टाइम कौन सा है? क्रिसमस की इवनिंग है। क्रिसमस की इवनिंग पे डेला जो इसकी हीरोइन है या जो वाइफ है उसको दिखाया जाता है कि डेला जो है वो लेमेंटिंग, दुख व्यक्त कर रही है। किस बात के लिए दुख व्यक्त कर रही है? कि वो अपने ख़रीदारी में, अपने सब्जी खरीदने में, अपने किराने के सामान खरीदने में हर जगह कटौती करते करते, बचाते बचाते भी वो पूरे महीने में कितना पैसा बचा पाई है? $1.87। और वो पैसे क्यों बचा रही थी वो? ताकि वो अपने हस्बैंड को क्रिसमस डे पे एक प्यारा सा गिफ्ट दे सके। तो वो पैसे कम बचा पाई है, इसलिए थोड़ी सी दुखी हो रही है। शी ड्रूप्स डाउन ऑन देयर रेज्ड काउच एंड क्राइज। वो ड्रूप्स डाउन मतलब गिर पड़ना या बैठ जाना। देयर रेज्ड मतलब कटे फटे या चिथड़े हुए या पुराने से। काउच्ड मतलब सोफ़ा वगैरह बोल देते हैं या चेयर बोल देते हैं। तो वो अपने कटे फटे या पुराने से सोफ़ा पे बैठ जाती है और क्राइज, रोने लग जाती है कि वो इतनी मेहनत के बाद भी अपने काम में सक्सेस नहीं हो पा रही है। द नरेटर गोज ऑन टू इंट्रोड्यूस द यंग कपल डेला एंड जिम डिलिंगन। अब नरेटर हमें किसके बारे में बताता है, या स्टोरी लिखने वाला हमें किसके बारे में बताता है? डेला और जिम डिलिंगन, जो एक क्या हैं? कपल हैं। द नरेटर देन डिस्क्राइब्स देयर अपार्टमेंट। नरेटर उनके अपार्टमेंट के बारे में बताता है, उनके रूम के बारे में बताता है। रिमार्किंग अपॉन इट्स चीपनेस $8 अ वीक। मतलब कि उनके अपार्टमेंट के बारे में बताता है कि अगर कोई उसको ले तो ज़्यादा से ज़्यादा $8 एक सप्ताह में उसको देगा। लैक ऑफ वर्किंग डोरबेल। उनके दरवाजे पे तो एक डोरबेल भी सही नहीं है, मतलब जो डोरबेल लग रहा है वो भी ख़राब है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है। मतलब उनकी दयनीय स्थिति को दर्शाता है कौन? नरेटर। Della stops crying but is still sad for how she might buy a Christmas present worthy of Jim। डेला ने रोना तो बंद कर दिया, लेकिन अभी भी वो दुखी है कि वो किस तरह से क्रिसमस का गिफ्ट खरीद सके जिम के लिए, जो जिम के लिए काफ़ी उपयुक्त हो। वर्दी ऑफ जिम मतलब जिम के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो। She suddenly stands before the mirror realizing her hair to fall to its full length। अचानक से वो मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और अपने बालों को खोल देती है जो काफ़ी लंबे हैं और काफ़ी उसके नीचे तक लटक रहे हैं। Here the narrator describes the couple's most prized possessions। अब नरेटर हमें इन दोनों कपल के पास जो सबसे कीमती चीज़ है उसके बारे में बताता है। मतलब इन दोनों के पास क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बताता है। तो बताता है क्या कि डेला के पास क्या है? डेला के पास लॉन्ग ब्राउन हेयर है दैट फॉल्स बिलो हर नीज। डेला के पास उसके लंबे लंबे भूरे बाल हैं जो कि उसके नीज, उसके घुटनों तक लटकते हैं। मतलब अगर वो ओपन कर दे, खोल दे पूरी तरह से तो उसके घुटनों तक इतने लंबे बाल हैं। और जिम के पास क्या है? जिम के पास एक गोल्ड वॉच है दैट वॉज पास्ड डाउन फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, जो कि उसके ग्रैंडफादर के द्वारा पास्ड किया जा रहा है। मतलब उसके ग्रैंडफादर ने उसके फादर को दिया और उसके फादर ने उसको दिया, तो उसके पास वो वॉच है। और वो वॉच कैसी है? गोल्ड की है। ही कंपेयर्स दीज आइटम्स टू किंग सोलोमन्स ट्रेजर एंड क्वीन शेबाज ज्वेल्स। और नरेटर ने क्या काम किया कि उनके इस पोजेशंस को या उनके इस वस्तुओं को तुलना किससे कर दिया है कि किंग सोलोमन्स ट्रेजर्स, किंग सोलोमन के पास जितने भी खजाने थे उससे इनकी तुलना कर दी है। और रानी
शेबाज के जो ज्वेल्स थे, जो ज्वेलरी थी, उससे इसकी तुलना कर दी है। मतलब उसके बालों को रानी साबेज के या शेबाज के ज्वेलरी से तुलना कर दी और उसकी घड़ी को किंग सोलोमन्स के ट्रेजर या खजाने से तुलना कर दी। मतलब खूब बढ़ा चढ़ा करके उसने एक्सप्लेन किया है उनके इन चीज़ों को। आगे देखते हैं। तो डेला जो है दुखी है कि वो अपने हस्बैंड को कोई गिफ्ट नहीं दे पा रही है और शीशे के सामने खड़े होकर के अपने बालों को खोल करके अपने बालों के बारे में सोचती है। तभी क्या होता है कि अचानक से डेला रन्स डाउन स्टेयर्स ऑन टू द स्ट्रीट। वो नीचे जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरती है और गली में आ जाती है। वेयर ही शी फाइंड्स अ हेयर शॉप। वहाँ पर वो एक बालों की दुकान के पास जाती है। वहाँ वो जाती है। रन बाई मैडम सोफ्रेनी। और ये बालों की दुकान किसके द्वारा चलाई जा रही है? मैडम सोफ्रेनी के द्वारा। आफ्टर अ ब्रीफ एक्सचेंज ड्यूरिंग विच मैडम सोफ्रेनी इवेलुएट्स डेलाज हेयर। जब वो दोनों आपस में काफ़ी बात कर लिए, मतलब डेला किस लिए गई है? अपने बालों को बेचने के लिए। तो जब वो आपस में काफ़ी लंबी बात करते हैं तो मैडम सोफ्रेनी जो जिनकी बालों की दुकान है, उसने इवेलुएट्स मूल्यांकन किया या आंकलन किया कि उसके बाल कितने के हो सकते हैं। डेला सेल्स हर लॉन्ग लॉक्स फॉर $20। और डेला ने अपने जो लंबे लंबे बाल थे उसके काफ़ी सारे हिस्से को उसने बेच दिया $20 में। मतलब $20 में उसने अपने बालों को बेच दिया। डेला स्पेंड्स द नेक्स्ट 2 hours लुकिंग फॉर अ परफेक्ट प्रेजेंट फॉर जिम। और बेचने के बाद जब उसको $20 मिल गए तो वो अगले 2 घंटे वो मार्केट में घूमती रही एक अच्छा सा गिफ्ट लेने के लिए। किसके लिए? जिम के लिए। शी डिसाइड्स फाइनली ऑन अ सिंपल प्लेटिनम चेन फॉर जिम्स वॉच। और लास्ट में उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक सिंपल प्लेटिनम की चेन लेगी जिम के घड़ी के लिए। जिम के घड़ी में चेन नहीं था तो उसने सोचा कि जिम की घड़ी के लिए एक सिंपल प्लेटिनम चेन लेंगे। कंपेयरिंग टू वॉच लैक ऑफ ऑर्नामेंट एंड वैल्यू टू जिम्स पर्सनालिटी। वो ये मान रही थी कि बिना चेन के जो ये घड़ी है ये बिना ऑर्नामेंट के लगती है और ये चेन लगा देने के बाद ऐसा लगेगा कि घड़ी ऑर्नामेंट युक्त है या इसको आभूषण युक्त बना दिया गया है, इसको सजा दिया गया है और ये जिम की पर्सनालिटी पे बिल्कुल सूट करेगी। ऐसा सोचते हुए उसने डिसाइड किया कि वो एक प्लेटिनम की चेन लेगी। विच इज़ इक्वली क्वाइट एंड वैल्यूबल। जो कि जिम की तरह ही बिल्कुल उपयुक्त और बिल्कुल वैल्यूबल होगी या उस घड़ी की तरह बिल्कुल वैल्यूबल होगी। डेला रिटर्न्स होम टू फिक्स हर हेयर इनटू कर्ल्स एंड प्रिपेयर डिनर बिफोर वेटिंग फॉर जिम एट द डोर। और ये सब करने के बाद मतलब उसने घड़ी में के लिए चेन खरीदने के बाद अपने बालों को सेट करवाने के बाद, मतलब जो बचे बाल थे कटवाने के बाद उनको सेट करवाने के बाद वो घर आती है और डिनर तैयार करने लग जाती है और इंतज़ार करने लग जाती है कि जिम आए, जिम का इंतज़ार। फिर क्या होता है, उसी समय जब जिम आता है तो शी सेज अ लिटिल प्रेयर होपिंग दैट जिम विल स्टिल फाइंड हर प्रिटी विदाउट हर लॉन्ग हेयर। और मन ही मन वो दुखी है कि पता नहीं अब जिम उसको पहले जैसा प्यार करेगा या नहीं करेगा, जिम कहीं उससे नाराज़ ना हो जाए। तो इसलिए वो थोड़ी सी प्रेयर करती है गॉड से कि गॉड जिम उसको पहले जैसा ही प्रीति या सुंदर माने और वो पहले जैसा ही प्रेम करे। आगे देखते हैं। When Jim enters the door, he freezes, staring at Dela's hair without expression। और जैसे ही जिम एंटर होता है और वो डेला के बालों को देखता है, ही फ्रीजेज जम सा जाता है, बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है, वहीं के वहीं खड़ा रह जाता है। डेला रन्स टू जिम and tells him that she had her hair cut and sold it in order to buy him a Christmas present। डेला उसके पास दौड़ के जाती है और उसको बताती है कि उसने अपने बालों को कटवा दिया और इसको बेच दिया ताकि वो उसके लिए एक क्रिसमस का प्रेजेंट खरीद सके। जिम continues to stare and Della
repeats that her hair is gone, but that her love for him is immeasurable. जिम अभी भी उसको घूरते हुए देख रहा है या उसको घूर रहा है, उसके बालों को देख रहा है। डेला उससे कहती है कि क्या हुआ अगर मेरे बाल चले गए, या मेरे बाल चले गए कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा जो प्रेम तुम्हारे लिए है ना वो इमेजरेबल, उसको नहीं मापा जा सकता, ऐसा वो जिम से कहती हैं। जिम फाइनली मूव्स गिविंग डेला अ हग एंड थ्रोइंग अ पैकेज ऑन द टेबल। जिम अब क्या करता है, डेला को एक हग करता है गले लगा करके, और उसके बाद एक पैकेज टेबल पे फेंक करके वहाँ से चला जाता है। He reassures her that no haircut could make him like her any less. वो उसको ये विश्वास दिलाता है कि हेयर कट हो जाने से वो कम सुंदर नहीं हुए, ऐसा कह करके, या उसको ऐसा एहसास दिला कर कि हेयर कट के बावजूद तुम बहुत सुंदर हो, ऐसा एहसास दिला करके वो वहाँ से चला जाता है। बट ही वॉज शॉक्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ही बॉट फॉर हर। लेकिन वो शॉक किस लिए है कि उसके उस गिफ्ट का क्या होगा जो उसके लिए लेकर के आया है। अब वो गिफ्ट क्या था, तो चलिए देखते हैं आगे। डेला ओपन्स द पैकेज टू फाइंड अ ब्यूटीफुल टॉर्टोइज सेल्स कॉम्ब दैट शी हैड डिजायर्ड फॉर हर हेयर। जैसे डेला ने उसके प्रेजेंट को या उसके गिफ्ट को खोला तो उसमें कछुए के शेल के तरह बने हुए कई सारे कंघी थे, उसमें बहुत सुंदर सुंदर कंघियाँ थीं, जिसके लिए वो बहुत सालों से या बहुत टाइम से वो डिजायर कर रही थी, काश ये वाली कंघी होती मेरे बालों के लिए। वही कंघी वो उसके लिए लेकर के आया था। शी स्ट्राइक्स एंजॉय बिफोर क्राइंग। वो देखते ही पहले तो वो खुशी में उछल पड़ी, लेकिन फिर रोने लग गई, क्योंकि बाद में उसको एहसास हुआ कि उसके पास बाल तो हैं ही नहीं। एंड जिम कम्फर्ट्स हर, और जिम ने उसको जो है ढांढस बधाया या उसको थोड़ी सांत्वना दी। शी रिमेंबर्स हर ओवन प्रेजेंट टू जिम। फिर उसने याद किया कि उसका अपना प्रेजेंट, वो भी एक प्रेजेंट लेके आई है जिम को देने के लिए। शी पुल्स आउट द वॉच चेन एंड आस्क टू सी जिम्स वॉच सो दैट शी माइट ट्राई द चेन ऑन इट। फिर उसने क्या काम किया, अपने गिफ्ट उस चेन को, जो प्लेटिनियम चेन वो लेकर के आई थी, उसको निकालती है, जो कि जिम के वॉच के लिए लेकर आई थी, और वो जिम से कहती है कि मुझे वॉच दिखाओ, ताकि वो उस पर ट्राई कर सके कि फिट बैठती है या नहीं बैठती, मतलब ये चेन उसके लिए बिल्कुल सूटेबल है या नहीं है, ऐसा वो उससे कहती है। फिर क्या होता है देखिए। जिम ड्रूप्स डाउन ऑन द काउच एंड स्माइल। जिम भी सोफे पे लुढ़क जाता है या बैठ जाता है और मुस्कुराने लग जाता है। सेइंग दैट, वो कहते हुए कि दे शुड पुट देयर प्रेजेंट इन अवे फ्रॉम नाउ फॉर नाउ। वो कहता है कि हमें अपने अपने गिफ्ट को दूर रख देना चाहिए। ही एडमिटेड दैट ही सोल्ड द वॉच टू बाई द कॉम फॉर डेला। उसने इस बात को स्वीकार किया कि डेला को वो कॉम देने के लिए या उस कंघी को खरीदने के लिए उसने अपनी वॉच को बेच दिया। दे डिसाइड टू हैव डिनर एंड द नरेटर सम्स अप द स्टोरी विद अ लिटिल पैराग्राफ ऑन मेजई। और इस तरह से वो लोग अपने अपने गिफ्ट को दूर रख करके डिनर के लिए रेडी हो जाते हैं, और इसी के साथ ही नरेटर जो है इस स्टोरी को ख़त्म करता है, एक छोटी सी इंट्रोडक्शन या छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हुए किसके बारे में, गिफ्ट ऑफ मेजई के बारे में, या मेजई के बारे में बताते हुए कि मेजई क्या है, जो इसमें आपने पढ़ा है गिफ्ट ऑफ मेजई, तो मेजई वर्ड क्या है। तो ही डिस्क्राइब्स देम एज अ वाइज मैन हु इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट। मेजई बुद्धिमान लोगों का समूह था या ग्रुप था या लोग थे जिन्होंने क्रिसमस पर या क्रिसमस के त्यौहार पर गिफ्ट देने की परंपरा चालू की थी। एंड ही कंपेयर्स जिम एंड डेला टू द मेजई। और उसने जिम और डेला को मेजई से ही कंपेयर किया है। सेइंग दैट ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स दीज टू आर द वाइजेस्ट।
और वो ये कहता है कि जिन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट दिया ये दोनों काफ़ी बुद्धिमान है। मतलब कि नरेटर ने मैजेई के बारे में बताते हुए कहा कि मैजेई बुद्धिमान लोगों का वो समूह है जिसने क्रिसमस पर या क्रिसमस के त्यौहार पर गिफ्ट देने की परंपरा प्रारंभ की, और उसने मैजेई या डेला और जिम को मैजेई से कंपेयर करते हुए इस स्टोरी को एंड कर देता है। तो आई होप बच्चों ये जो छोटी सी बहुत प्यारी सी स्टोरी थी आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो अपने माइंड में आप सेट कर लेना, अगर नहीं समझ में आई हो तो एक बार वापस से इस लेक्चर को ध्यान से सुन लेना। एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। ओके बच्चों, सो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।